एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वेलोनी संतोष के घर पर बैठी हुई है और संतोष की माँ ने उसको कुछ खाने के लिए दिया है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है तो संतोष की माँ सो रही थी, लेकिन तभी इस औरत को हर जगह वेलोनी की आत्मा नजर आने लगती है और ये औरत बहुत डरने लगती है। इधर विवेक भी रामर के पास आ जाता है और उसको वेलोनी के केस के बारे में और संतोष और उसके भाइयों के बारे में बताने लगता है और वो ये भी बोलता है कि अगर एसपी सर थोड़ी सी हेल्प कर दें तो हम ये केस बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं। दरअसल संतोष के कनेक्शन बहुत ऊपर तक होते हैं। वहाँ के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस उसको जानते थे और अक्सर उन पॉलिटिशियंस के लिए वो जंगल में जानवरों का शिकार करके उन पॉलिटिशियंस तक भिजवाता था और वो पॉलिटिशियंस को लड़कियों की सप्लाई भी करता था। अब विवेक और रामर वेलोनी की माँ रूबी से पूछताछ करने के लिए फिर से उसके लॉज में जाते हैं, जहाँ रूबी उन्हें देखकर भड़क जाती है और बोलती है कि आप लोगों ने बेचारे विघ्नेश को फंसा दिया, लेकिन विवेक के समझाने के बाद वो मान जाती है। फिर विवेक बोलता है कि वेलोनी की मौत के बाद रामर ने आपसे पूछताछ की थी और आपने बताया था कि वेलोनी उस दिन चर्च के बाहर किसी आदमी से मिली थी, लेकिन मेरे साथ पूछताछ में आपने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तो क्या अब आप मुझे उस दिन के बारे में बता सकती हैं? वेलोनी की माँ बताती है कि उस दिन चर्च में प्रेयर खत्म होने के बाद वेलोनी बाहर किसी आदमी से मिलने आई थी, लेकिन जब तक मैं उसके पास गई वो आदमी वहाँ से जा चुका था और मेरे पूछने पर वेलोनी ने मुझसे ये बोला था कि वो किसी आदमी से मिलने नहीं आई थी और इस बात पर हमारी बहुत बहस हुई थी, लेकिन फिर मैंने उसकी बात मान ली थी। तो उसने मुझसे शाम को अपनी आंटी के यहाँ जाने के लिए पूछा तो मैंने उसको जाने के लिए परमिशन दे दी और कहा था कि तुम वहाँ विघ्नेश के साथ चली जाना, लेकिन वेलोनी ने विघ्नेश को केवल उसको पिकअप करने के लिए बोला था और ऐसा बोलकर वो घर से चली गई थी। फिर विवेक पूछता है कि क्या आपको पता है कि वेलोनी फोन पर किसके साथ घंटों तक बात करती थी? इस पर वेलोनी की माँ बताती है कि मैंने ये तो उससे कभी भी नहीं पूछा, लेकिन मैंने एक बार फोन पर सेबेस्टियन करके एक नाम सुना था और मुझे बाद में पता चला था कि सेबेस्टियन एक नोवेल राइटर है। फिर विवेक एक बुक सेलर की शॉप पर आता है और सेबेस्टियन राइटर की बुक खरीद लेता है जिसमें कि उसका नंबर भी लिखा होता है। फिर वो उस नंबर पर कॉल करता है तो पहले तो सेबेस्टियन कॉल पिक कर लेता है और तुरंत ही कॉल कट कर देता है और बाद में जब विवेक फिर से कॉल करता है तो सेबेस्टियन का फोन बंद हो जाता है। फिर विवेक और एलेक्स को भी ये पता चल जाता है कि वेलोनी घंटों तक सेबेस्टियन से ही बात करती थी और जिस दिन उसकी हत्या हुई थी उस दिन भी सेबेस्टियन से उसकी बात हुई थी और उस दिन सेबेस्टियन यहाँ आया भी था। फिर विवेक और एलेक्स दोनों ही सेबेस्टियन के एड्रेस पर जाने लगते हैं, लेकिन तभी सेबेस्टियन का कॉल आ जाता है जहाँ वो बताता है कि मैं ट्रेन में हूँ जिसकी वजह से नेटवर्क इशू है और मैं खुद आपके पास आ रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हमें विवेक और सेबेस्टियन को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है, जहां सेबेस्टियन विवेक से बोलता है कि आप लोगों ने विघ्नेश को इस केस में गलत फंसा दिया और आपने केस भी क्लोज कर दिया, वो भी वेलोनी को बिना इंसाफ दिलाए। इस पर विवेक सेबेस्टियन से पूछता है कि आपका वेलोनी से क्या कनेक्शन था? तो सेबेस्टियन बताता है कि मैं उसको अपनी बेटी मानता था और वो मुझे अपने फादर का दर्जा देती थी। इसके बाद सेबेस्टियन वेलोनी की माँ से मिलने उसके लॉज जाता है, जहाँ वो उसको समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा और सेबेस्टियन को धीरे धीरे वेलोनी की बातें याद आने लगती हैं, जैसे कि वो अपनी बेकरी खोलना चाहती थी। उसने अपनी किचन भी सेबेस्टियन को दिखाई थी और बेकरी का काम वेलोनी ने अपने पापा से सीखा था। इधर संतोष की माँ की भी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी थी क्योंकि उनको वेलोनी की आत्मा दिखाई देती थी। तो संतोष अपनी माँ के पास एक लड़की को उनकी देखभाल के लिए छोड़ देता है और खुद अपने भाइयों के साथ शिकार पर निकल जाता है। इनके जाने के बाद संतोष की माँ उस लड़की से बोलती है कि वो मुझे नहीं छोड़ेगी, तुम जाओ और उनको बुलाकर लाओ, मैं उन्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ। फिर विवेक और उसकी टीम संतोष के घर आकर उस औरत का स्टेटमेंट लेते हैं। तो विवेक अपने फोन में उसकी माँ का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने लगता है, जहाँ वो औरत बताती है कि ये सब कुछ संतोष और उसके भाइयों की वजह से ही हुआ है, क्योंकि हम यहाँ बहुत सालों से रहते हैं और संतोष का बाप एक नंबर का अय्याश आदमी था और वो हमेशा ही पास के गांव की लड़कियों को पकड़कर उनका रेप किया करता था। और जब उन लड़कियों के घर वाले हमसे लड़ने आते थे तो संतोष का बाप उनको अपनी जमीन में से कुछ जमीन उन्हें दे देता था, जिससे वो लोग शांत हो जाते थे। फिर हमारे गाँव में जंगल होने की वजह से यहाँ फॉरेस्ट गार्ड आ गए। तब मुझे लगा कि अब शायद संतोष का बाप सुधर जाएगा, लेकिन उसने फिर से एक लड़की को पकड़कर उसका रेप करने की कोशिश की। तो वहाँ पूरा गांव और फॉरेस्ट गार्ड आ गए, जिसके डर से वो वहाँ से भाग गया और आज तक लौटकर नहीं आया। तो मुझे लगा कि अब मेरे बेटे अपने बाप के जैसे नहीं बनेंगे, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। संतोष और उसके भाइयों ने मिलकर जंगल के बीच कुछ जगह को साफ करके एक पार्किंग की जगह बनाई, जिससे हमारी कुछ इनकम होने लगी। लेकिन संतोष उस इनकम से खुश नहीं था, तो उसने एक
प्रोस्टिट्यूट को बुलाकर एक बस में धंधा चालू करवा दिया, जिससे संतोष की इनकम और अच्छी होने लगी। और जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने उन पर बहुत गुस्सा किया, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। तभी एक दिन एक लंबा काला सा आदमी आता है जो उस प्रोस्टिट्यूट के साथ सोना चाहता था, और लेकिन वो आदमी उस लड़की के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करने लगा और इसके लिए वो संतोष को बहुत सारे पैसे दिया करता था। लेकिन एक दिन जब वो आदमी उस लड़की के साथ बस के अंदर था तो एक और आदमी अंदर जाने की जिद करने लगा। इतने में वो आदमी बस के अंदर से बाहर आकर उस आदमी को जान से मार देता है, जिससे संतोष और उसके भाई डर जाते हैं। लेकिन वो लंबा आदमी उनसे बोलता है कि डरने की कोई बात नहीं, इस लाश को ठिकाने लगा देना, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। और वो बहुत सारे पैसे संतोष को दे देता है और जाते जाते वो संतोष से बोलता है कि कोई 18 साल की वर्जिन लड़की का अरेंजमेंट करो, मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा पैसे दूंगा। जिसे सुनकर संतोष और उसके भाई उस आदमी की लाश को ठिकाने लगाने के बाद लड़की को ढूंढने में लग जाते हैं। फिर एक दिन यहाँ एक कॉलेज की बस आती है जिसमें वेलोनी भी थी। वेलोनी घूमते घूमते इस बूढ़ी औरत के घर आ जाती है तो ये बूढ़ी औरत उसको पानी और कुछ खाने के लिए दे देती है। यहाँ बातों बातों में वेलोनी बोलती है कि मैं अपनी बेकरी खोलना चाहती हूँ, ये मेरा सपना है जिसके लिए बहुत पैसों की जरूरत है, लेकिन मेरी माँ ने मेरा रिश्ता एक विघ्नेश नाम के लड़के से कर दिया है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपनी बेकरी खोलती और विघ्नेश के साथ शादी करने से मना कर देती। ये सारी बातें संतोष और उसके भाई भी सुन लेते हैं तो वो वेलोनी को एक ऑफर देते हैं कि हमारा एक काम कर दो, हम तुम्हें तुम्हारी बेकरी के लिए पैसे दे देंगे। और वेलोनी को भी ये ऑफर अच्छा लगता है तो वो मान जाती है। फिर जब वो लंबा आदमी आता है तो वेलोनी उसके साथ उस बस में चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो आदमी वेलोनी के साथ जबरदस्ती करने लगता है तो वेलोनी डर जाती है और बस से निकलकर जंगल की तरफ भाग जाती है। लेकिन वो आदमी किसी भी तरह से वेलोनी को ढूंढ लेता है और उसके साथ दुष्कर्म करके उसको जान से मार देता है। ये सारी बातें बताने के बाद वो बूढ़ी औरत वेलोनी की आत्मा से बोलती है कि देखो, अब तो मैंने सब कुछ इनको बता दिया, अब तुम यहाँ से चली जाओ। और ऐसा करते हुए रामर भी उस बूढ़ी औरत को देख रहा था तो वो विवेक से पूछता है कि ये क्या कह रही है। तो विवेक बोलता है कि ये अपने पापों से बात कर रही है। लेकिन इसके बाद हमें पता चलता है कि विवेक ने जिस फोन में इस औरत की बातों को रिकॉर्ड किया था वो तो स्विच्ड ऑफ था। इसका मतलब इस औरत की कोई भी बात रिकॉर्ड ही नहीं हुई। और ऐसा देखकर विवेक का दिमाग खराब हो जाता है। वो जल्दी से फोन ऑन करके एसपी को कॉल करता है और बताता है कि संतोष की माँ ने हमें सब कुछ बता दिया है। लेकिन वो एसपी विवेक की एक नहीं सुनता और विवेक पर चिल्लाने लगता है। इतने में एलेक्स विवेक के पास आता है और बोलता है कि सर, संतोष की माँ मर गई, जिससे विवेक बहुत गुस्सा हो जाता है और फॉरेस्ट रेंजर्स की हेल्प लेता है और पास ही बने गैरेज में छुपकर संतोष और उसके भाइयों का इंतजार करने लगता है। और जैसे ही वो तीनों भाई अपने घर वापस आते हैं तो उनका कुत्ता एक तरफ देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है, जिसको देखकर ये समझ जाते हैं कि अंदर कोई है और ये लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। तभी विवेक भी बाहर निकलकर इन पर गोली चलाने लगता है। इधर संतोष और उसके भाई भी विवेक और उसकी टीम पर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन फाइनली विवेक और उसकी टीम संतोष और उसके भाइयों को पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी विवेक को पता चलता है कि इस फायरिंग के दौरान एलेक्स को एक गोली सीधे जाकर दिल में लगी, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और विवेक ये सब देखकर अंदर से टूट जाता है। इधर न्यूज में खबर छपती है कि वेलोनी प्रोस्टिट्यूशन का काम करती थी, जिसकी वजह से वो मारी गई। और ये न्यूज सेबेस्टियन और वेलोनी की माँ दोनों ही पढ़ लेते हैं। फिर एसपी को भी एलेक्स और संतोष के बारे में पता चल जाता है, जिससे वो विवेक को कॉल करता है और उसे सस्पेंड कर देता है। फिर विवेक को डॉक्टर पॉलराज पर शक होता है। वो सीधा उसके पास जाता है और उसका कॉलर पकड़कर पूछता है कि वेलोनी की बॉडी का पोस्टमार्टम तुमने किया था, जिसमें रेप होने की बात नहीं थी, जबकि उस लड़की का रेप हुआ था। मतलब तुम किसी को बचा रहे हो, तुम उस लंबे आदमी को जानते हो, बताओ कौन है वो। लेकिन डॉक्टर पॉलराज बोलता है कि मेरी रिपोर्ट गलत हो ही नहीं सकती और ना ही वेलोनी का रेप हुआ था, और तुम किस लड़की की बात कर रहे हो, और ना ही मैं किसी लंबे काले आदमी को जानता हूँ। और यहीं पर एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम संतोष और उसके भाइयों को एक जंजीर से बंधे हुए देखते हैं, जहां विवेक उनको वेलोनी की फोटो दिखाता है और पूछता है कि तुमने ही इस लड़की को मारा था ना। लेकिन तीनों भाई यही बोलते हैं कि नहीं सर, हमने इस लड़की को नहीं मारा, और आपको हमारी माँ ने जो बताया है वो लड़की ये नहीं है, वो कोई दूसरी लड़की है। दरअसल बात यह है कि उस दिन उस बूढ़ी औरत के पास वेलोनी नहीं बल्कि दूसरी लड़की गई थी, और उसको संतोष की माँ ने कुछ खाने पीने को दिया था, और संतोष ने भी वो पैसों का ऑफर उसी लड़की को दिया था। मतलब उस दिन उस लंबे आदमी ने वेलोनी को नहीं बल्कि इस लड़की को मारा था।
फिर विवेक संतोष से उस आदमी के बारे में पूछता है, जहां संतोष बताता है कि सर, मैं उस आदमी के बारे में ज्यादा तो कुछ नहीं जानता, लेकिन वो जिस गाड़ी में आता था मैं उसका नंबर आपको दे सकता हूँ। नंबर मिलते ही विवेक रामर को कॉल करके उस गाड़ी के बारे में पता लगाने को बोलता है और रास्ते में ही वो एक बोर्ड देखता है जिस पर सेबेस्टियन की एक बुक जिसका नाम वधांदी द फेबल ऑफ वेलोनी, जो एक ट्रू स्टोरी है, उसकी सेल लगी हुई है। वेलोनी नाम होने की वजह से विवेक उस बुक को खरीद लेता है और उसको पढ़ने लगता है। यहाँ हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जब वेलोनी 6 साल की थी तो उसके फादर की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से वेलोनी और उसकी माँ बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। फिर कुछ दिनों बाद वेलोनी के फादर का फ्रेंड एंटोनी वेलोनी के घर पर आते हैं, जहां वो वेलोनी और उसकी माँ को अपने साथ चलने के लिए बोलता है और वो वेलोनी की माँ से ये भी बोलता है कि तुम अकेले वेलोनी की देखभाल कैसे करोगी। मेरे घर के पास एक लॉज है जिसका मालिक बहुत दारू पीता है, मैं वो लॉज तुम्हें दिलवा दूंगा। ये सुनकर वेलोनी की माँ उसकी बात मान जाती है और वो लॉज खरीद लेती है। अब धीरे धीरे लॉज का काम बढ़ने लगा और वेलोनी और उसकी माँ के बीच की दूरियां भी बढ़ने लगी, क्योंकि वेलोनी पहले से ही अपने पापा से दूर हो चुकी थी। तो कहीं न कहीं वो एंटोनी में अपने पापा को देखती थी, क्योंकि एंटोनी भी कभी कभी यहाँ आकर वेलोनी के साथ खेला करता था। लेकिन एक दिन एंटोनी वेलोनी के साथ गलत काम करने लगता है जिसकी समझ वेलोनी में नहीं थी। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है और वेलोनी को वहाँ से बाहर ले जाती है और उसको बोलती है कि आज के बाद तुम कभी एंटोनी के रूम में नहीं जाओगी। और फिर वो एंटोनी पर भी गुस्सा करने लगती है। एंटोनी रूबी के पैरों में पड़कर माफी मांगने लगता है, लेकिन रूबी उसको माफ नहीं करती। पर एंटोनी को अपने किए पर पछतावा होता है और वो सुसाइड कर लेता है। लेकिन इन सब के बाद से रूबी ने वेलोनी पर ध्यान देना चालू कर दिया था और अब वो वेलोनी को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां इंक्वायरी ऑफिसर विवेक को बुलाता है, क्योंकि वो जानता था कि विवेक को सस्पेंड कर दिया गया है। तो वो उसको एक ऑफर देता है कि या तो वो अपना पनिशमेंट पूरा करे या 4 साल तक बिना किसी प्रमोशन के नौकरी करे। तो विवेक भी 4 साल का ऑफर मान लेता है, क्योंकि दोस्तों लाइफ में नौकरी बहुत जरूरी है। विवेक ने भी यही सोचा। खैर, अब विवेक और रामर उस गाड़ी वाले आदमी के पास जाते हैं जिसका नंबर संतोष ने दिया था। लेकिन वो आदमी बोलता है कि सर, मैंने तो अपनी गाड़ी काफी सालों पहले बेच दी थी, अभी तो मेरे पास उस आदमी की कोई डिटेल्स नहीं है, लेकिन जैसे ही याद आएगा मैं आपको बता दूंगा। अब विवेक फिर से बुक पढ़ता है जिसमें एक दिन लॉज में एक आदमी आता है। फिर वेलोनी उस आदमी को एक कमरा दिखाने लगती है, लेकिन तभी वो आदमी उस कमरे के सारे दरवाजे बंद करके वेलोनी का फेस दबाने लगता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन वो आदमी अचानक से बेहोश हो जाता है। फिर बाद में पता चलता है कि उस आदमी के पेट पर चोट लगी हुई है, जिसकी वजह से वो बेहोश हुआ था। वेलोनी भी उसकी पट्टी करती है जब तक उस आदमी को भी होश आ जाता है। तो वो वेलोनी के फेस पर हाथ लगाता है और बोलता है कि तुम बहुत सुंदर हो और मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ, तुम ये किसी को मत बताना। वेलोनी भी उस आदमी के खून वाले कपड़े अपने रूम में लाकर रख देती है। फिर थोड़ी देर बाद वो फिर से उस आदमी के कमरे में जाती है, जहाँ वो उसके बारे में पूछती है, लेकिन वो आदमी उसको कुछ नहीं बताता। फिर वो वेलोनी को अपने पास बुलाता है और उसके फेस और बॉडी पार्ट्स को छूने लगता है। वेलोनी भी उससे कुछ नहीं कहती, मतलब वेलोनी भी कहीं न कहीं उसको चाहने लगी थी। अगले दिन वेलोनी को जॉन से पता चलता है कि वो आदमी तो लॉज से चला गया है। तो वेलोनी जल्दी से उसके रूम में जाती है, तो सच में वहाँ कोई नहीं होता। तो वो उसके रूम को चेक करने लगती है, तो उसको वहाँ उस आदमी का नंबर मिल जाता है, जिसको देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। अब अगले दिन वेलोनी अपने स्कूल जाती है, जहाँ वो आदमी अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है और वेलोनी को अपने साथ ले जाता है। फिर ये दोनों गाड़ी में ही रोमांटिक बातें करते हैं, क्योंकि वेलोनी भी उस आदमी से प्यार करती थी। तो वो उसको अपनी बॉडी पर कहीं पर भी टच करने देती है। लेकिन हमें इस आदमी का चेहरा अभी भी नहीं दिखाया जाता। जब वेलोनी अपने घर पहुंचती है तो वेलोनी की माँ को वो खून वाले कपड़े मिल जाते हैं, जिसको देखकर उन्हें लगता है कि वेलोनी ने कहीं अपना मुंह काला करवा चुकी है, जिसकी वजह से ये कपड़े खून में हैं। तो वेलोनी की माँ वेलोनी को मारने लगती है और उसको रूम में लॉक कर देती है। और जब थोड़ी देर बाद वो वेलोनी के लिए खाना लेकर आती है तो वेलोनी अपने रूम में नहीं होती। सब जगह ढूंढने के बाद जब वेलोनी कहीं नहीं मिलती तो उसकी कंप्लेंट करवाने विघ्नेश के साथ पुलिस स्टेशन जाती है। इधर वेलोनी उसी आदमी के साथ उसकी गाड़ी में भाग चुकी होती है। वो आदमी वेलोनी को एक सुनसान जगह पर एक झोपड़ी में लेकर आता है और रात भर वेलोनी के साथ इंटीमेट होता है। लेकिन जब सुबह वेलोनी की आँख खुलती है
तो वो आदमी वहाँ से जा चुका होता है। वेलोनी उस आदमी को आसपास सब जगह ढूंढती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। तभी उसको वहाँ एक प्रेग्नेंट औरत मिलती है और वो औरत उसी आदमी की बीवी होती है। ये बात पता चलते ही वेलोनी जोर जोर से रोने लगती है और उस आदमी को फोन करके बहुत सुनाती है। फिर वो औरत वेलोनी को बस स्टैंड छोड़ देती है। वेलोनी अब अपने घर आ जाती है, लेकिन वो यहाँ आकर भी उदास होती है, रोती रहती है और उस आदमी को कॉल करती है। पहले तो वो आदमी उसको बोलता है कि मुझे कॉल मत किया करो, लेकिन फिर एक दिन वेलोनी बोलती है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ऐसा सुनते ही वो आदमी भी उससे मिलने के लिए मान जाता है। फिर वेलोनी रेडी होकर अपनी आंटी के यहाँ जाने का बहाना बनाकर उस आदमी के साथ भाग जाती है। क्योंकि विवेक ये बुक पढ़ रहा था तो वो सीधा सेबेस्टियन के पास जाता है, जहाँ सेबेस्टियन अपनी बुक की स्टोरी पब्लिश कर रहा होता है। तभी वहाँ विवेक आकर सेबेस्टियन से सवाल करता है कि अगर आपको वेलोनी के बारे में इतना सब कुछ पता था तो आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? आपका तो वेलोनी के साथ बाप बेटी जैसा रिश्ता था, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? इस पर सेबेस्टियन बोलता है कि वेलोनी की लाइफ ऐसी थी ही नहीं जो मैंने बुक में लिखा। वो तो वेलोनी का केस अभी ट्रेंडिंग में है, तो मैंने अपनी बुक को वेलोनी का नाम दिया और थोड़ा मिर्च मसाला लगाकर इसको पब्लिश कर दिया। और ऐसा सुनते ही वहाँ बैठे लोग सेबेस्टियन से सवाल करने लगते हैं, जिसके जवाब सेबेस्टियन के पास नहीं होते। तो वो वहाँ से उठकर चले जाता है और इसी के साथ होता है एपिसोड 7 का दी एंड। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि रूबी का लॉज अब बंद हो गया है, क्योंकि पहले वेलोनी फिर विग्नेश की हत्या के बाद डेली एक लॉज का नाम न्यूज़पेपर में आने लगता है, जिसकी वजह से अब यहाँ कोई नहीं आता। तो रूबी कहीं और शिफ्ट होने के लिए दूसरा लॉज देखने लगती है। दूसरी तरफ विवेक और रामर एक जेल में जाकर पॉल नाम के एक कैदी से मिलते हैं, क्योंकि इसके बारे में उन्हें गाड़ी वाले आदमी ने बताया था, जिसका नंबर उनको संतोष ने दिया था। तो विवेक उससे उसकी कार के बारे में पूछता है। पहले तो वो उसको कुछ नहीं बताता और एटीट्यूड दिखाने लगता है, लेकिन विवेक के डराने के बाद वो उसको सब कुछ बताने के लिए रेडी हो जाता है। फिर वो बताता है कि मैंने वो गाड़ी एक वलान नाम के आदमी को दी थी। वो बहुत ही अय्याश किस्म का आदमी है और उसके ऊपर 2 रेप के केसेस भी लगे हुए थे। तो उसने मुझसे मेरी गाड़ी ली और मुझे बहुत सारे पैसे दिए। और एक दिन उसने मुझे भी बताया था कि उसके ऊपर 2 रेप के केसेस कन्याकुमारी में भी लगे थे, लेकिन कौन से पुलिस स्टेशन में लगे थे ये उसने नहीं बताया और इसीलिए वो किसी भी जगह ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। इसके बाद विवेक कन्याकुमारी के हर पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड्स में वलान के बारे में पता करने लगता है और बहुत मुश्किलों के बाद विवेक को एक पुलिस वाला मिल जाता है, जो विवेक को बताता है कि साल 2017 में मेरे पास एक केस आया था और ये वलान का ही केस था। वो एक लंबा काला आदमी था। उस टाइम उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, तो मुझसे रिक्वेस्ट करने लगा कि उसको उसकी माँ को देखना है। तो मैं भी उसको अपनी गाड़ी में वहाँ लेकर गया। वो मुझे रास्ता बताता रहा और मैं उसकी बातों को फॉलो करता रहा और फाइनली हम उसके घर पहुंच गए। उसका घर एक पानी की बोट की डिजाइन का बना हुआ था। मुझे वहाँ का रास्ता तो ध्यान नहीं है, लेकिन उसका घर एक सुनसान जगह पर है और वो एक कागज पर उसको वहाँ का पता दे देता है। अब विवेक भी वलान के घर के लिए निकल जाता है, जहाँ एक सुनसान जगह पर आकर विवेक की गाड़ी खराब हो जाती है। फिर विवेक उस सुनसान जगह पर पैदल ही चलने लगता है। काफी समय चलने के बाद विवेक की प्यास की वजह से हालत खराब हो जाती है, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। बहुत देर बाद वहाँ एक आदमी आता है। विवेक सबसे पहले उससे कुछ पानी मांगकर पीता है और बाद में उसके फोन से रामर को कॉल करता है। फिर रामर भी वहाँ पर आ जाता है। अब रामर की बाइक से ये दोनों विवेक की कार के लिए डीजल लेने जाते हैं। तो रास्ते में उन्हें एक बोट जैसा घर दिखाई देता है, जो वलान का ही था। उस घर में केवल उसके बूढ़े पिता होते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि वलान 2 सालों से अपने घर पर नहीं आया है और ये घर वलान के छोटे भाई की वजह से चल रहा है, क्योंकि वो ही मेरे लिए कुछ पैसे भिजवाता रहता है। फिर विवेक सीधा संतोष के पास आता है और उसको टॉर्चर करके वलान के बारे में पूछता है। तो संतोष बताता है कि सर, एक दिन वो हमारे पास भागता हुआ आया। उसको एक सांप ने काट लिया था। वो हमसे उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोल रहा था, लेकिन हमने उसको मरने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि सांप का जहर उसकी पूरी बॉडी में फैल चुका था। फिर जब वो मर गया तो हमने उसको दफना दिया। फिर वो विवेक को वलान की बॉडी जहाँ पर दफनाई थी वहाँ लेकर जाते हैं और उसको सब कुछ दिखा देते हैं। अब ये सब देखकर रामर भी विवेक से बोलता है कि सर, अब इस केस को जाने दीजिए, क्योंकि जिन जिन पर शक था वो सब मर चुके हैं। लेकिन विवेक कुछ और ही सोच रहा था।
तो वो सीधा चर्च जाता है और वहाँ जाकर चर्च के फादर से उस दिन वेलोनी और उसकी माँ के बारे में पूछने लगता है, जिस दिन चर्च में ये दोनों प्रेयर करने आए थे। फिर वो सेबेस्टियन को कॉल करता है तो सेबेस्टियन उसको बोलता है कि उस दिन मैंने जानबूझकर सबके सामने तुमसे झूठ बोला था, उस किताब में मैंने जो लिखा है वो सब कुछ सही है। फिर विवेक रूबी को पुलिस स्टेशन लाता है और एक लेडी कांस्टेबल से उससे पूछताछ करने के लिए बोलता है, जहां वो लेडी कांस्टेबल रूबी से बोलती है कि बताओ तुमने अपनी बेटी को क्यों मारा, लेकिन रूबी मना करती है कि मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा। इधर विवेक रूबी के लॉज में जाकर छानबीन करने लगता है, जहां उसको एक लेटर मिलता है। अब विवेक भी पुलिस स्टेशन आ जाता है और उससे सब कुछ सच बताने के लिए बोलता है, लेकिन रूबी अभी भी कुछ नहीं बताती। तो विवेक बोलता है कि उस दिन तुम वेलोनी के साथ चर्च में नहीं गई थी और जब वेलोनी घर से भागी थी तो उसने एक लेटर लिखा था जिसमें वेलोनी ने अपने दिल की सारी फीलिंग्स लिख दी थी कि जब एक दिन वो स्कूल से आ रही थी तो रास्ते में उसका पपी मिला था जो जख्मी हालत में था और जिसकी वजह से वेलोनी की ड्रेस पर खून के धब्बे लग गए और उसकी माँ ने इसके लिए वेलोनी की कोई बात सुने बगैर उसको बहुत मारा। वेलोनी ने अपनी जान लेने की भी कोशिश की थी लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई और यहाँ हमें पता चलता है कि वेलोनी ये भी जानती थी कि रूबी का चक्कर जॉन्स के साथ चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसने अपनी माँ से कभी कुछ नहीं कहा। और जब वेलोनी अपने घर वापस आई थी तो वो उस लेटर को ढूंढने लगती है क्योंकि वो अपनी माँ से प्यार करती थी, तो वो नहीं चाहती थी कि उसकी माँ वो लेटर पढ़े। लेकिन जब तक रूबी को वो लेटर मिल जाता है फिर रूबी उसको अपनी एक आंटी के यहाँ जाने के लिए बोल देती है और उस दिन वेलोनी बहुत खुश भी होती है और सेबेस्टियन से उस दिन फोन पर बात भी करती है। लेकिन रूबी अभी भी यही बोलती है कि मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा और एक धारदार चीज से अपना गला काट लेती है। पुलिस वाले जल्दी से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं जिससे रूबी की जान बच जाती है। अब विवेक रामर को बोलता है कि मैंने पहले वलान पर शक किया लेकिन वो खत्म हो चुका था और ना ही रूबी ने वेलोनी को मारा। ये केस इतना डीप कैसे हो सकता है। जिसके बाद जॉन्स रूबी को देखने आता है जिसका चक्कर पहले से रूबी के साथ चल रहा था। फिर हमें पास्ट में ले जाया जाता है जहाँ जॉन्स और रूबी इंटीमेट होते हैं और इंटीमेट होने के बाद जॉन्स हमेशा रूबी से बोलता था कि हम दोनों को शादी कर लेना चाहिए, लेकिन रूबी बोलती है कि शादी के बाद पति पत्नी जैसा करते हैं वो तो हम पहले से कर रहे हैं, तो शादी क्यों करनी और लोग क्या सोचेंगे, वेलोनी क्या सोचेगी। फिर एक दिन रूबी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो वेलोनी को अपनी आंटी के यहाँ जाने के लिए बोलकर खुद हॉस्पिटल चली जाती है और अपना अबॉर्शन करवा लेती है। अब प्रेजेंट में रूबी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है तो हॉस्पिटल वाले कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के लिए जॉन्स को दे देते हैं। जॉन्स भी उस पर साइन कर देता है। इसके बाद विवेक भी वो डॉक्यूमेंट्स चेक करता है तो उसको जॉन्स पर भी शक होता है, तो वो जॉन्स को पुलिस स्टेशन बुला लेता है और उसको टॉर्चर करने के बाद उससे सब कुछ सच बताने के लिए बोलता है। फिर जॉन्स बताता है कि मैं रूबी से बहुत प्यार करता हूँ लेकिन वो बस मुझे अपनी खुशी के लिए मेरा फायदा उठा रही है और जब भी मैं उससे शादी के लिए बोलता था तो वो वेलोनी का बहाना बना देती थी। तो एक दिन मैंने अपने भाई जिसका नाम था वलान, उससे मैंने वेलोनी के बारे में बोला और हेल्प मांगी। मतलब जब वलान का बाप बता रहा था कि उसका छोटा बेटा उसको पैसे भेजता है वो जॉन्स ही था, क्योंकि वलान अपने भाई से बहुत प्यार करता था। तो वो उसको बोलता है कि वो वेलोनी को ठिकाने लगा देगा और फिर तुम रूबी से शादी कर लेना। और जब वेलोनी अपनी आंटी के यहाँ जाने के लिए निकलती है तो वलान रास्ते में ही वेलोनी को पकड़ लेता है और उसका रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से एक सांप उसको काट लेता है। लेकिन जब तक वो वेलोनी का गला दबाकर उसको मार चुका होता है। फिर वो जल्दी से वहाँ से भागकर संतोष और उसके भाइयों के पास जाता है, लेकिन वो भी उसको मरने के लिए छोड़ देते हैं। और ये सब होने के 3 दिनों बाद वेलोनी की लाश पाई जाती है। फिर विवेक जॉन्स को रूबी के पास लेकर जाता है जहाँ रूबी जॉन्स पर बहुत गुस्सा करती है। इसके बाद विवेक रामर को बोलता है कि अगर मैंने इसको गिरफ्तार किया तो न्यूज वाले रूबी के लिए भी उल्टा सीधा लिखेंगे जैसे उन्होंने बिना जाने वेलोनी के बारे में लिखा था। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब वो जॉन्स को गिरफ्तार करता है तो न्यूज वाले यही बोलते हैं कि रूबी के अफेयर के चक्कर में वेलोनी का मर्डर हुआ है और यहीं पर ये सीरीज खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार सीरीज के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।